हेलो दोस्तों। सितंबर 2003 ब्रिटेन में शफीलिया अहमद नाम तेजी से चर्चा में आता है। इसके चर्चा में आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि 17 साल की शफीलिया अहमद अचानक से लापता हो जाती हैं। काफी तलाश के बाद भी शफीलिया अहमद का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि इस केस में शक की सुई शफीलिया अहमद के माता पिता तक चली जाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। यहाँ तक कि 10 साल तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। मगर फिर अचानक प्राकृतिक की तरफ से कुछ ऐसा खेल होता है कि परत दर परत इसकी सच्चाई बाहर आने लगती है और फिर बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। तो आखिर क्या है शफीलिया अहमद का गायब होने की पूरी कहानी? पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आया और आखिर इस केस का खुलासा कैसे हुआ? जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, हम कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अब तक आप समझ गए होंगे ये कहानी शफीलिया अहमद नाम की एक लड़की की है। शफीलिया अहमद का जन्म 14 जुलाई 1986 को हुआ था। शफीलिया पाकिस्तान के गुजरात जिले के उत्तम गांव की रहने वाली थी। लगभग 22 साल की उम्र में इफ्तिखार अहमद रोजगार की तलाश में ब्रिटेन चले जाते हैं और यहीं रहते हुए काम करने के दौरान इफ्तिखार को ब्रिटेन की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेते हैं। बहुत जल्द इफ्तिखार एक बच्चे के पिता भी बन जाते हैं। मगर जब वो वापस पाकिस्तान जाते हैं और अपनी शादी के बारे में घर वालों को बताते हैं तो घर वाले इस शादी को मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद इफ्तिखार के घर वाले इफ्तिखार पर पाकिस्तानी लड़की से दूसरी शादी करने का भारी दबाव बनाते हैं। घर वालों की जिद के आगे इफ्तिखार झुक जाते हैं और उनकी शादी फरदाना अहमद नाम की एक पाकिस्तानी लड़की से कर दी जाती है। शादी के बाद इफ्तिखार वापस ब्रिटेन चले जाते हैं और वहां अपनी पहली पत्नी को सच्चाई बताने के बाद उसे तलाक दे देते हैं और फिर कुछ समय बाद इफ्तिखार अपनी दूसरी पत्नी यानी फरजाना को भी अपने साथ पाकिस्तान से ब्रिटेन लेकर चले जाते हैं। ब्रिटेन आने के बाद इफ्तिखार अपनी पत्नी के साथ ब्रेडफोर्ड वेस्ट में रहने लगते हैं। यहीं रहते हुए 14 जुलाई 1986 को शफीलिया अहमद का जन्म होता है। मगर शफीलिया अहमद के जन्म के बाद ये दोनों अपनी पुरानी जगह को छोड़कर वेलिंगटन में रहने चले आते हैं। यहाँ से शफीलिया अहमद की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है और इसी बीच इफ्तिखार का परिवार भी बड़ा होता है और घर में 2 और बेटियों का जन्म होता है। वैसे तो ये परिवार ब्रिटेन में ही रहता था, मगर छुट्टी के दिनों में अक्सर इफ्तिखार अपने सभी बच्चों और पत्नी को लेकर पाकिस्तान में अपने घर आते थे। बात 2003 की है। अब तक शफीलिया अहमद की उम्र 17 साल की हो चुकी थी और वो लॉ कर रही थी। उसका सपना एक बेहतरीन लॉयर बनने का था। जब शफीलिया और दूसरे बच्चों की छुट्टी होती है तो 18 फरवरी 2003 को शफीलिया अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान वापस आती है। पाकिस्तान ट्रिप के दौरान ये परिवार की एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होती है। इस शादी के कुछ ही दिनों बाद शफीलिया अहमद के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। दरअसल बात यह थी कि वो गलती से फिनाइल पी लेती हैं और इस कारण उनका गला पूरी तरह से जल जाता है। शुरू में कहा जाता है कि शफीलिया अहमद पर उनके माता पिता ने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करने का दबाव बनाया था। इसी वजह से शफीलिया अहमद ने फिनाइल पी लिया था। मगर बाद में माता पिता दावा करते हैं कि दरअसल जिस बोतल में उमूमन पानी रखा जाता था उसी एक पुरानी बोतल में घर की साफ सफाई के लिए किसी ने फिनाइल रख दिया था और रात के अंधेरे में शफीलिया को समझ में नहीं आया और उन्होंने गलती से वो फिनाइल पानी समझकर पी लिया। क्योंकि शफीलिया अहमद की इंजरी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। इस बीच परिवार के दूसरे सदस्यों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वापसी का दिन करीब आ जाता है। इस कारण इफ्तिखार अपने 2 बच्चों और पत्नी को लेकर वापस ब्रिटेन चले आते हैं, जबकि शफीलिया अहमद इलाज के लिए पाकिस्तान में ही रुकी रहती हैं। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इफ्तिखार शफीलिया अहमद की भी वापसी का इंतजाम कर लेते हैं और फिर 27 मई 2003 को शफीलिया वापस ब्रिटेन आ जाती हैं। यहाँ एयरपोर्ट से ही एम्बुलेंस के जरिए शफीलिया को सीधे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। कई महीनों के इलाज के बाद शफीलिया अहमद का गला काफी हद तक ठीक हो जाता है और फिर वो अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेती हैं। शफीलिया अहमद पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर देती हैं। वो इतनी ज्यादा अपने आप में बिजी रहती थी कि शफीलिया अहमद को कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है। मगर 18 सितंबर 2003 को शफीलिया अहमद के एक कॉलेज टीचर नोटिस करते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से शफीलिया अहमद कॉलेज नहीं आ रही हैं। शफीलिया को फोन करने की भी कोशिश की जाती है मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इस बारे में जब शफीलिया के माता पिता से पूछताछ की जाती है तो वो लोग भी बताते हैं कि शफीलिया पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं आई है।
बेटी एक हफ्ते से घर से गायब थी और इस बारे में माता पिता ने अब तक पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई थी। इस कारण शफीलिया के टीचर को सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता है और वो तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं। मामला दर्ज करते ही पुलिस की एक टीम जांच पड़ताल के लिए शफीलिया के घर आती है और माता पिता से पूछताछ की शुरुआत होती है। शफीलिया अहमद के माता पिता बताते हैं कि 11 सितंबर 2003 को आखिरी बार उन्होंने शफीलिया को अपने घर में देखा था। उसके बाद वो नजर नहीं आई। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब आपकी बेटी एक हफ्ते से गायब है तो आपने अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। इस पर शफीलिया अहमद के माता पिता जवाब देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब शफीलिया अहमद घर से गायब हो गई है, बल्कि पहले भी कई बार उसके साथ ऐसा हो चुका है। इस बात की पुष्टि के लिए जब पुलिस रिकॉर्ड की जांच करती है तो पता चलता है कि वास्तव में पहले भी शफीलिया अहमद कई बार घर से गायब हो चुकी हैं। पहली बार तो जब शफीलिया अहमद की उम्र सिर्फ 12 साल की थी, तब वो 10 मार्च 1998 को अपनी छोटी बहन के साथ घर से गायब हो गई थी। शफीलिया के माता पिता ने दोनों बहनों की मिसिंग रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करवाई थी। हालांकि तब शफीलिया शाम होते ही घर वापस आ गई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक दूसरी बार शफीलिया अहमद 25 नवंबर 2002 को घर से भाग गई थी। तब भी इफ्तिखार अहमद अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को शफीलिया अहमद एक पार्क में बैठी हुई मिलती है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक तीसरी बार शफीलिया अहमद फरवरी 2003 को अपने एक दोस्त के साथ घर छोड़कर भाग जाती हैं। इस बार शफीलिया अहमद 2 दिन तक घर वापस नहीं आती है और फिर 5 फरवरी 2003 को शफीलिया अहमद अनाथ लोगों के लिए बनाए गए सेफ हाउस में चली जाती हैं। वहां जाकर अपने माता पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस वाले शफीलिया अहमद और उनके माता पिता से बातचीत करते हैं और फिर सब कुछ क्लियर होने के बाद शफीलिया अहमद वापस अपने पिता के घर चली जाती है। इसके बाद 18 फरवरी 2003 को शफीलिया अहमद अपनी 2 बहनों और माता पिता के साथ फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाती हैं और वहां से वापस आने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो जाती है, क्योंकि माता पिता के बयान के बाद और पुलिस रिकॉर्ड से ये साबित हो जाता है कि शफीलिया अहमद पहले भी कई बार घर छोड़कर भाग चुकी हैं। इसलिए पुलिस वालों को लगता है कि शायद इस बार भी अपनी मर्जी से शफीलिया अहमद कहीं चली गई होंगी। इसलिए पुलिस तो अपनी छानबीन जारी रखती है और साथ ही साथ उन संभावित जगहों का भी पता लगाने में जुट जाती है जहां शफीलिया अहमद जा सकती थी, मगर कहीं से भी शफीलिया अहमद का अता पता नहीं चलता है। शफीलिया अहमद के पहले भी घर छोड़कर भागने के इतिहास की वजह से पुलिस भी जांच में थोड़ी सी सुस्ती दिखाती है, मगर कुछ स्थानीय मीडिया पुलिस की सुस्ती को मुद्दा बनाना शुरू कर देती है। इसका असर ये होता है कि स्थानीय स्तर पर ही सही शफीलिया अहमद को खोजने की मांग होने लगती है। अब पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो शफीलिया के घर से पुलिस वालों को शफीलिया की लिखी हुई बहुत सारी कविताएं और लेख मिलते हैं। इन कविताओं से पता चलता है कि वो अपने घर के माहौल से खुश नहीं थी। माता पिता चाहते थे कि शफीलिया एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लड़की के तौर पर अपना जीवन बिताए, जबकि शफीलिया अहमद को वेस्टर्न कल्चर ज्यादा अच्छा लगता था। इसी दर्द को शफीलिया अहमद ने अपनी कविताओं के जरिए उन पन्नों पर उतारा था। जब शफीलिया की ये कविताएं लोगों तक पहुंचती हैं तो धीरे धीरे ये मामला और तूल पकड़ने लगता है और पुलिस पर शफीलिया को ढूंढने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी के बाद पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और हर जगह की तलाशी करते हैं जहां शफीलिया अहमद जा सकती थी, मगर कहीं से भी उनका सुराग नहीं मिलता है। हालांकि एक सीसीटीवी फुटेज में शफीलिया अहमद की तस्वीर दिखाई देती है। जब वो सीसीटीवी फुटेज शफीलिया के माता पिता को दिखाई जाती है तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़की शफीलिया अहमद ही है। ये तस्वीर शफीलिया के गायब होने के कुछ ही दिन बाद की थी। जब माता पिता अपनी बेटी की पहचान कर लेते हैं तो पुलिस वाले ये मान लेते हैं कि कम से कम शफीलिया जिंदा तो है। हालांकि मामले में नया मोड़ तब आता है जब ये तस्वीर शफीलिया के स्कूल टीचर को दिखाई जाती है। दरअसल जब ये तस्वीर शफीलिया के क्लास टीचर को दिखाई जाती है तो वो कहते हैं कि फोटो में दिख रही लड़की कहीं से भी शफीलिया अहमद नहीं है। इसके बाद कुछ दूसरे लोगों को भी सीसीटीवी फुटेज दिखाकर इस बात की पुष्टि की जाती है कि फुटेज में दिखने वाली लड़की शफीलिया अहमद नहीं है। अब पुलिस वालों का सर घूमने लगता है कि आखिर शफीलिया के माता पिता ने फोटो में दिख रही लड़की की झूठी पहचान क्यों की। क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? इसी बात का पता लगाने के लिए पुलिस वाले चुपके से शफीलिया अहमद के माता पिता के घर पर कई जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड हुई बातचीत की बारीकी से जांच पड़ताल करते रहते हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक दिन इफ्तिखार अहमद घर में बात करते हुए सुनाई देते हैं कि ब्रिटेन में अगर तुम 40 लोगों को भी मार दो और एक भी सबूत ना छोड़ो तो यहाँ का कानून तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके अलावा एक दिन इफ्तिखार अहमद कहते हुए सुनाई देते हैं
कि अगर पुलिस ने कार के अंदर से डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया तो क्या हो सकता है। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस में कई और ऐसी बातें रिकॉर्ड होती हैं जिसे सुनने के बाद शक होने लगता है कि शायद इफ्तिखार अहमद ने ही अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि अब पुलिस वालों को इफ्तिखार अहमद के ऊपर ही शक होने लगता है। इसलिए इफ्तिखार अहमद की कई बातों को आधार मानते हुए 18 दिसंबर 2003 को पुलिस वाले इफ्तिखार परिवार के 5 सदस्यों को शिफाली अहमद की हत्या करने और उसकी लाश को छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस ने इन लोगों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि जांच पड़ताल के दौरान इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएगा, मगर पुलिस को गिरफ्तार किए गए किसी भी शख्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है और आखिरकार गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को पुलिस कुछ ही दिन के बाद रिहा कर देती है। अब 2003 से बदलकर साल हो चुका था 2004। शफीली अहमद के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। पुलिस शफीली अहमद को खोजने की कोशिश में जुटी हुई थी कि इसी बीच ब्रिटेन के सैग्विक कम्बरिया इलाके से बहने वाली मशहूर कैंट नदी में जबरदस्त बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ का पानी उतरता है तो इलाके में राहत और बचाव के काम में लगे लोगों को इस नदी के किनारे एक लड़की की सड़ी गली लाश मिलती है। जिस जगह पर लाश मिली थी और जहां से शफीली अहमद गायब हुई थी वो दोनों जगह काफी दूर पर थी। फिर भी पुलिस वालों को शक होता है कि कहीं ये शव शफीली अहमद का तो नहीं है। इस बात की पुष्टि के लिए डेड बॉडी से डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उसका मिलान इफ्तिखार और फरजाना की डीएनए सैंपल से किया जाता है। सभी लोग उस वक्त चौंक जाते हैं जब बाढ़ में बहकर आई लाश और इफ्तिखार अहमद के डीएनए सैंपल मैच कर जाते हैं। इसका मतलब ये था कि नदी से बहकर आई वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शफीली अहमद की ही थी। मतलब कि जिस शफीली अहमद की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी वो अब एक मुर्दे के रूप में पुलिस तक आ चुकी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शफीली अहमद की हत्या किसने और क्यों की। शफीली अहमद के माता पिता के बयान और हरकतों से पहले भी उन पर शक हुआ था और 2003 में भी उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए एक बार फिर से इन दोनों से पूछताछ की जाती है और एक बार फिर से इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस मामले की सुनवाई भी होती है मगर इन दोनों पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता है और फिर से इन्हें रिहा करना पड़ता है। पुलिस वाले कुछ और सस्पेक्ट को हिरासत में लेते हैं और उन सभी के खिलाफ भी मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई जाती है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाती है। इस तरह समय बीतता जाता है और शफीली अहमद के कातिलों का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे लोग शफीली अहमद को भुलाने लगते हैं और इस केस की चर्चा भी बंद होने लगती है। शफीली अहमद 2003 में गायब हुई थी और अब आ चुका था 2010। शफीली अहमद की मृत्यु को अब 7 साल बीत चुके थे और इफ्तिखार अहमद भी अपने काम में लगे हुए थे। इफ्तिखार अहमद की बची हुई 2 बेटियां भी पढ़ाई लिखाई में लगी हुई थी। परिवार बड़ी बेटी को खोने के गम से लगभग उभर चुका था और सभी अपने अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके थे कि तभी 25 अगस्त 2010 को इफ्तिखार अहमद के घर पर बड़ी चोरी होती है। अब तक इफ्तिखार अहमद का परिवार इलाके में अपनी बेटी के गायब होने की वजह से काफी मशहूर हो चुका था। इस वजह से जब इस घर में चोरी की वारदात होती है तो ये खबर भी अखबारों की सुर्खियां बनने लगती है और एक बार फिर से पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है। पुलिस वाले भी ईमानदारी से काम करते हुए जल्द से जल्द चोर की तलाश में लग जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस वाले एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि पुलिस वाले घर में चोरी के आरोप में किसी और को नहीं बल्कि इफ्तिखार अहमद की बेटी अलीशा अहमद को ही गिरफ्तार करते हैं। अलीशा शफीलिया की छोटी बहन थी। अलीशा के मुताबिक घर से उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे वो मांगती थी। इसी कारण उसने अपने पिता के घर पर चोरी करवाई थी। पुलिस ने चोरी वाले केस को तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया था, मगर पुलिस वालों को यहाँ एक मौका नजर आता है और अब वो एक बार फिर से कई साल पहले गायब हुई शफीली अहमद की फाइल को खोलते हैं और अलीशा से उसकी बहन शफीलिया के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। शुरुआती बातचीत में ही पुलिस वालों को लगता है कि अलीशा शफीलिया के गायब होने के बारे में कुछ ऐसा जानती है जिसे दुनिया अब तक बेखबर है। पुलिस वाले अलीशा से शफीली अहमद के बारे में बात करने को कहते हैं, मगर अलीशा बिल्कुल खामोश रहती है। फिर यहाँ पुलिस वाले अलीशा से कहते हैं कि क्योंकि तुमने अपने ही घर में चोरी करवाई है इसके लिए तुम्हें लंबी सजा हो सकती है, लेकिन अगर तुम शफीलिया के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो अब तक कोई नहीं जानता तो तुम्हारी सजा काफी कम हो सकती है। इसके बाद अलीशा जो खुलासा करती है उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अलीशा बताती है कि उसकी बहन शफीली अहमद को किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पिता इफ्तिखार अहमद और मां फरजाना अहमद ने हम सभी बहनों के सामने मारा था और फिर उसकी लाश को अपनी कार में रखकर दूर जंगल में फेंक दिया था।
मगर बाढ़ की वजह से लाश बहकर जंगल से नदी के किनारे आ गई थी। अलीशा के मुताबिक इफ्तिखार और फरदाना को अपनी बेटी का मॉडर्न लाइफस्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा शफीलिया किसी लड़के से भी प्यार करने लगी थी। ये बात भी इफ्तिखार और फरदाना को पसंद नहीं थी और इसी बात के लिए ये दोनों रोज रोज शफीलिया को टॉर्चर किया करते थे। इसके अलावा जब शफीलिया अहमद की एक लड़के से दोस्ती की बात सामने आती है तो इफ्तिखार और फरदाना अब जल्द से जल्द शफीलिया की शादी अपने पसंद के लड़के से करवाने की कोशिश में लग जाते हैं। जब ये परिवार 2003 में एक फैमिली फंक्शन के लिए पाकिस्तान जाता है तो वहां एक लड़के से जबरदस्ती शफीलिया की शादी करवाने की कोशिश की जाती है, मगर शफीलिया अहमद शादी करने से मना कर देती है और इसी से बचने के लिए वो फिनाइल पी लेती है और इसी कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी शादी टल जाती है। जब शफीलिया वापस ब्रिटेन आती है तो यहाँ भी उसके परिवार वाले अपनी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाने की जिद करने लगते हैं। जब शफीलिया इस शादी के लिए मना करती है तो उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और वो पहले तो शफीलिया को गुस्से में मारते हैं और फिर पॉलिथीन बैग में उसका मुंह ढक देते हैं। इस कारण दम घुटने की वजह से शफीलिया अहमद की मौत हो जाती है। इस खुलासे के तुरंत बाद अलीशा शफीलिया अहमद वाले मामले में सरकारी गवाह बन जाती है। बदले में उसे चोरी वाले मामले में कम से कम सजा का भरोसा दिलवाया जाता है। अलीशा के बयान के आधार पर ही 2 सितंबर 2010 को फरजाना और इफ्तिखार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों के खिलाफ अपनी ही बेटी की हत्या का केस चलता है। गिरफ्तारी के बाद कुछ महीनों तक ये दोनों जेल में रहते हैं, लेकिन लगभग 1 साल बाद 15 सितंबर 2011 को इन दोनों को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट से बेल मिल जाती है। आगे की जांच में पुलिस वाले कुछ अहम सबूत इकट्ठा करके लाते हैं और फिर उन सबूतों के आधार पर 21 मई 2012 से इस केस की सुनवाई मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में शुरू होती है। पहले तो फरजाना और इफ्तिखार दोनों ही अपनी बेटी की हत्या से इनकार करते रहते हैं, मगर बदनाम होने के डर से कि अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में ये फंसने वाली है, तो 9 जुलाई 2012 को फरजाना कोर्ट में फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि शफीलिया अहमद की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इफ्तिखार अहमद ने ही की है। अपने बयान में फरजाना ये भी बताती है कि उसने इफ्तिखार अहमद को रोकने की कोशिश भी की थी, मगर उल्टा इफ्तिखार अहमद ने ही फरजाना को मारा पीटा और धमकी भी दी। अगर तुम में से किसी ने भी इस बारे में किसी को भी बताया तो उसका भी वही हाल होगा जो शफीलिया का हुआ है। इफ्तिखार अहमद के खिलाफ अब 2 गवाह हो चुके थे। इसके अलावा पुलिस ने भी जो सबूत इकट्ठा किए थे वो भी यही इशारा करते हैं कि इफ्तिखार अहमद ने ही शफीलिया अहमद की हत्या की थी और फिर उसकी लाश को बहुत दूर जंगल में फेंक दिया था, मगर इत्तेफाक से उस इलाके में बाढ़ आ गई और बाढ़ के पानी के साथ शफीलिया की लाश भी बहते हुए खुद नदी के किनारे पहुंच गई। एक लंबी सुनवाई के बाद अगस्त 2012 में फरजाना और इफ्तिखार को अपनी ही बेटी की हत्या और हत्या के बाद लाश गायब करने का दोषी पाया जाता है और इन दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में यह भी साबित होता है कि ये एक ऑनर किलिंग थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद हर साल शफीलिया अहमद की याद में 14 जुलाई को यानी शफीलिया अहमद के बर्थडे के दिन नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी जरूर दबा लें। रियल क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।